नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है बुलंदशहर। तो 25 अप्रैल 2023 को थाना जहांगीराबाद यानी कोतवाली जहांगीराबाद पर एक गांव से रात करीब 10 सवा 10 बजे धड़ाधड़ कई फोन आए। कुछ फोन कॉल्स को इंस्पेक्टर जहांगीराबाद नीरज कुमार ने भी उठाया। फोन करने वाले सिर्फ ये कह रहे थे कि आप फौरन यहां आ जाइए, 4 साल की एक बच्ची की हत्या हुई है, अपराधी को गांव वालों ने पकड़ लिया है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। थाने पर जो जैसे था, जिस हालत में था, जो पहने हुए था, सब थाने की गाड़ी पर सब सवार हुए और सीधे मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंच के सीधे जहां भीड़ लगी हुई थी, पीड़िता के घर के ठीक पड़ोसी वाले के घर में भीतर घुसे और वहां की हालत देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। एक चारपाई के नीचे 4 साल की मासूम बच्ची, जिसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, जिसके शरीर पे तरह तरह के निशान थे, पीठ पे, सीने पर, पेट पर होंठ कटे हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह घटना बहुत पुरानी नहीं, घंटे 2 घंटे पहले की है, लेकिन बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। बच्ची की मां मौके पर करुण क्रंदन कर रही थी। उसका रोना देखकर पूरा गांव, ऑलमोस्ट पूरा गांव रो रहा था। पुलिस वाले इसके पहले की कुछ पूछताछ करते, जितने लोग गए थे सब गमगीन हो गए सिर्फ उस बच्ची को देख के। थोड़ी दूर पर गांव से बाहर क्या, घर से बाहर 25-30 बच्चों का एक झुंड, मतलब लड़कों का, यंगस्टर्स का, नौजवान नवयुवकों का एक व्यक्ति को पकड़े हुए था। वो आवाज लगा रहा था कि साहब इसको पकड़ लीजिए, नहीं भाग जाएगा। हालांकि नौजवान लड़के 20-25 जिसको घेरे हुए हों, वो भाग के कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि वो गांव का ही था, इसलिए उनको भय था कि हो सकता है वो लोगों को धक्का देकर निकल जाए। पुलिस ने फौरन उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में किया और उसे गाड़ी पर बिठाकर थाने के लिए रवाना कर दिया। व्यक्ति का नाम फहीम था, उम्र थी 40 साल और उसके ठीक पड़ोस की ये बच्ची थी जिसकी उम्र थी 4 साल। पुलिस ने फौरन बुलंदशहर की जो एफएसएल की टीम होती है उसको बुलवा लिया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अब हर जिलों में एक मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी दी गई है। साथ में एक साइंटिस्ट भी रहता है जो मौके पर ली जाने वाली तमाम वस्तुओं का, जो क्राइम से संबंधित हैं या जो ट्रायल में इम्पॉर्टेंट हैं, उनके सैंपल्स लिया करता है। पुलिस ने एक एक करके, चूंकि सभी उस बच्ची के शव को देखकर विचलित हो गए थे, बिना किसी जल्दबाजी के सारे लोग आ गए वहाँ। एसएसपी बुलंदशहर भी आ गए, एसपी रूरल भी आ गए, थानाध्यक्ष आ गए, सर्किल ऑफिसर जो डीएसपी होते हैं वो भी आ गए और ये कहा गया कि बहुत इत्मीनान से जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हैं उनको इकट्ठा किया जाए। धीरे धीरे आसपास के लोग भी वहाँ
जुटने लगे। किसी किसी ने देर होने पर सवाल भी उठाया। अधिकारियों ने उन्हें शांत किया कि हम एक काम करने दीजिए, जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं, छूट जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, इसलिए सारे सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है। सबसे पहले आरोपी को थाने पर दिखवाया गया कि क्या उसके कपड़े पर कोई ब्लड स्टेन्स हैं। थाने वालों ने बताया कि जी हाँ, ब्लड स्टेन्स उसके कपड़े पर हैं। उसकी मां से दूसरे कपड़े लेकर उन कपड़ों को सर्व मुहर किया गया, सील बंद किया गया। फिर बारीकी से देखने पर गद्दे, बेडशीट और तौलिए पर भी खून के निशान थे। इन सभी को अलग अलग, जैसे सफ़ेद कपड़े में सील करके और सरमुहर किया जाता है, वो भी किया गया। जब बच्ची के मृत शरीर का जो पंचायतनामा होता है वो भरा जा रहा था, इसी बीच सब इंस्पेक्टर की निगाह बच्ची के नाखूनों पर पड़ी। उसमें लग रहा था जैसे स्किन के कुछ पार्ट्स उसके नाखूनों में पड़े हुए हैं या दिखाई दे रहे हैं। फौरन उनका भी एक सैंपल लिया गया। छोटी शीशियों में उनको रखा जाता है ताकि उसे चेक और टेस्ट किया जा सके। उस कमरे के फर्श पर भी कुछ ब्लड स्टेन्स मौजूद थे। अपराधी जब थाने पर रखा गया था, जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोगों ने कहा कि आप उसको भी प्रिजर्व करके रखिए, अभी हम लोग थाने पर आते हैं, हो सकता है उसके नाखूनों में भी स्किन या ब्लड के निशान मिल जाएं। उसे भी इकट्ठा किया गया। यहाँ की सब सैंपल्स लेने के बाद पुलिस थाने पर पहुंची और फ़हीम के शरीर का भी निरीक्षण किया फॉरेंसिक एविडेंस के स्तर पर। उसके नाखूनों में भी स्किन के टुकड़े पाए गए। उसके कपड़ों में बच्ची के बाल पाए गए। खून यानी ब्लड स्टेन्स उसके कपड़ों में पहले से ही मिल गए थे, जिन्हें सील बंद किया गया था। सारे एविडेंस इकट्ठा करके, ध्यान रखिए फॉरेंसिक एविडेंस, मैं बार बार अपराधों की घटनाओं के बाद बताता हूँ कि अब मैनुअल गवाही के एविडेंस का दौर चला गया है। इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक एविडेंस पे ट्रायल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अकाट्य एविडेंस हैं और फॉरेंसिक एविडेंस अकाट्य एविडेंस हैं। बहुत ज़्यादा गवाहों के बयान कल को मुकर जाएंगे, कल को झूठ बोल देंगे, कल को गलत हो जाएंगे, कल को इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, कल को होस्टाइल हो जाएंगे। सारे मुकदमे की ऐसी तैसी हो जाती है। फ़हीम के शरीर का जब मुआयना किया गया, कपड़े पहले ही सरमुहर किए गए, कपड़ों में बच्ची के बाल भी मिल गए। उसके नीचे पहनने वाले जो कपड़े हैं उनको भी सरमुहर किया गया। उसमें सीमेन के दाग बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर बच्ची को सर्वमुहर करके सारे जितने पैकेट्स, 8 फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से उठाए गए थे, उनको फॉरेंसिक लेबोरेटरी गाज़ियाबाद भेजा गया और बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए उसे बुलंदशहर जिला मुख्यालय में मॉर्चरी भेज दिया गया। अगले दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अत्याचार, यौनाचार या जो उनके साथ गलत हुआ है,
उसमें डॉक्टरों का पैनल, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी होगी, वीडियोग्राफी में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ऐसा ही किया गया। बच्ची के ब्लड सैंपल्स, शरीर पर बच्ची के जितने निशान थे उनके ब्लड सैंपल्स, प्राइवेट पार्ट्स के स्वैब स्लाइड्स उसको कहते हैं, ये सब वहाँ इकट्ठा किए गए और उसके बाद फिर उसे जेल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो उसका स्वैब था, उसमें उसकी जो जांच कराई गई, उसमें फ़हीम का सीमेन मिल गया। और भी जो जांचें हुई उनके हिसाब से बेडशीट और आरोपी के कपड़ों पे जो लगा हुआ खून था वो बच्ची के ब्लड से उसका मिलान हो गया, मैच कर गया। गद्दे, बेडशीट और तौलिए पर लगा खून बच्ची के ब्लड से मेल खा गया, वो मैच कर गया। फ़हीम के नाखूनों में जो स्किन भरी हुई थी वो बच्ची की स्किन थी। उसका भी डीएनए जब टेस्ट हुआ वो मैच कर गया, 100% मैच कर गया। बच्ची के नाखूनों में जो स्किन थी, फ़हीम के नाखूनों में जो स्किन थी वो बच्ची की थी, और बच्ची के नाखूनों में जो स्किन थी वो फ़हीम की स्किन से मैच कर गई। ध्यान रखिए, ये सारे फॉरेंसिक एविडेंस हैं। इन सब एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद बहुत थोड़े से डायरेक्ट गवाहों के बयान लिए गए। सबसे अच्छा एविडेंस या सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस या सबसे ट्रायल के समय जिस पर सबसे अधिक जोर होगा वो बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर फ़हीम के सीमेन के सैंपल्स बड़ी मात्रा में मिलना। बच्ची के शव का तो ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि बच्ची के शरीर पर 8 चोटों के निशान थे। बच्ची के ऊपर वाले होठ पर 2 चोट के निशान थे। नीचे वाला होठ कटा हुआ था। चेहरे के बाएं साइड पर एक दांत के काटे हुए चोट का निशान था। राइट यानी दाहिनी तरफ चेहरे के 2 निशान दांत काटे जाने के थे। उनके भी फोटोग्राफ और सैंपल इनके दांतों के इम्प्रेशन से मिलान कराए गए जो मैच हो गए। बच्ची के सीने पर भी काटे जाने के 2 निशान थे। उसके गले पर भी चोट थी। इसके अलावा बच्ची के चेहरे पे बहुत सूजन थी। पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था। मुंह आधा खुला हुआ था। एक आंख बंद थी, एक आंख खुली थी। पीठ पर खरोच के बहुत निशान थे और बच्ची के दोनों ही प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज थे या पूरी तरह से डैमेज थे। आप अंदाज लगाइए कि पोस्टमार्टम में लिखी हुई ये चोटें मौके पर देखने वाले पुलिस अधिकारी और गांव के लोग, उनके दिमाग में हैवानियत की क्या शक्ल बन रही होगी, उनके दिमाग में हैवानियत का क्या रूपरेखा आई होगी, बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय जब ये हैवान, ये शैतान, ये राक्षस उसके साथ यह सब कृत्य कर रहा था। पुलिस ने बहुत थोड़े से गवाहों के बयान लिखे। सबसे पहले बच्ची की मौसी का बयान हुआ और ये बयान उसने कोर्ट में भी दिया। और जब फ़हीम के वकीलों ने उससे जिरह करनी शुरू की तो उसने एक एक अकाउंट, यानी जो उसके साथ हुआ था, जो उसने देखा था, एक एक अकाउंट बिल्कुल सही और सटीक बताया। मौसी ने कहा कि घटना के दिन हम लोग बच्ची को बहुत ढूंढ चुके थे मगर वो कहीं नहीं मिली थी। हम लोगों ने मस्जिद से ऐलान भी कराया कि बच्ची किसी के घर में चली गई हो या कहीं हो तो फ़ौरन बताएं, घर वाले परेशान हैं। लेकिन कहीं से कोई खबर
नहीं मिली। तभी गांव की एक महिला ने, एक बुजुर्ग महिला ने ये बताया कि शाम को बच्ची को फ़हीम के साथ देखा गया था। बच्ची की मौसी ने बताया कि मैं और गांव के 2-3 बच्चों को लेकर फ़हीम के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया, भीतर से माँ ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, फ़हीम की माँ ने, और कहा कि इस रात में हम इतनी भीड़ और इतने शोरगुल में दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बहरहाल चूँकि यंगस्टर साथ में थे, वो पीछे की दीवार फांद कर भीतर गए और उन्होंने सिटकिनी दरवाजे की खोल दी। दरवाजे की सिटकिनी खोलते ही मौसी का बयान था कि मैं और बाकी लोग भीतर चले गए। वो मुझे एक कमरे में जाने से रोक रही थी। पूरे घर में अंधेरा था, सारी लाइट्स स्विच ऑफ की गई थीं। हमने टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू किया तो एक खाली कमरा दिखा। उसके बगल में फ़हीम का कमरा था। हम फ़हीम के कमरे में जाने लगे तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा बयान 161 CRPC का, जो बाद में कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय भी मौसी ने दिया, पीड़िता बच्ची या मृतका की मौसी ने। हम लोग जब कमरे में घुसे तो कमरे के एक कोने में फ़हीम सिर लटकाकर बैठा हुआ था। हम लोगों ने जोर जोर से पूछा, बच्ची कहाँ है? लेकिन वो एक चुप हजार चुप। इसी बीच में टॉर्च की रोशनी में हम लोगों ने देखा तो हम लोगों की चीख निकल गई। फर्श पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। चारपाई के नीचे हमारी बच्ची नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थीं। उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ढेर सारा खून निकला हुआ था। वो मर चुकी थी। यही बयान आईओ ने केस डायरी में 161 CRPC के तहत नोट किया और यही बयान उसने कोर्ट में जज के सामने दिया था। यहाँ ये बताना और ज़रूरी है कि पूरी की पूरी विवेचना 13 दिन में पुलिस ने ख़त्म करके और 14वें दिन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी थी और 1 हफ्ते बाद ही इसका ट्रायल भी शुरू हो गया था। सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान। ये मौसी का बयान हुआ। प्रभारी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर नीरज कुमार का बयान हुआ। उन्होंने भी पूरी बात बताई, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर उनके पास कॉल आई, वो कितने बजे पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा और किन किन चीज़ों का सैंपल इकट्ठा किया और फिर कैसे उनको बच्ची को सील बंद करके बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर माँ और बाकी लोगों ने क्या बातें बताईं। माँ ने बहुत मार्मिक बयान दिया। माँ ने कहा कि वो अपने घर की पहली मंजिल पर किचन में खाना बना रही थी। शाम को इसी बच्ची ने ये कहा था कि हमें चावल, मसाले वाला चावल खाना है। वो उसके लिए मसाले वाला चावल बना रही थी। वो साथ में बैठी हुई थी ये बच्ची। थोड़ी देर में वो नीचे उतर गई, जिसका ध्यान नहीं दिया मैंने। वो खेलते खेलते बाहर निकल गई, मुझे नहीं पता लग पाया। और जब बहुत देर हो गई, खाना मैंने तैयार कर दिया, मैं आवाज़ लगाने लगी, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने हल्ला किया, सारे लोग इकट्ठा हुए, मस्जिद से ऐलान कराया, लोग अपने अपने घरों में ढूंढने लगे, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं निकला, कोई पता नहीं चला। और फिर ढूंढते ढूंढते हम लोग फ़हीम के पास तक पहुंच गए। फ़हीम के घर में पीछे से एक लड़के ने कूद कर दरवाज़ा खोला और सारे लोग उसके घर में दाखिल हुए। तब वो बच्ची इस हालत में मिली जिसका हम बयान नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अंतिम बयान जो लेना था वो
बयान मुलजिम का था, यानी जो फ़हीम जो पकड़ा गया था उसको उसका भी बयान नोट करना या उसकी सफाई भी उसकी सफाई को भी सुनना बहुत ज़रूरी था। फ़हीम ने पुलिस को भी यही बताया और अदालत में भी यही कहा कि मैं शराब के नशे में था। आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की सारी वारदातों में डिफेंस का लॉयर यानी अपराधी के पक्ष में अपीयर होने वाला वकील वो ये कहता है कि साहब वो तो होशो हवाश में नहीं था, वो तो नशा करने का आदी हो गया था, वो शराब पिए हुए था। उसको साबित करने के लिए तमाम चीज़ें वो कहता है कि साहब पुलिस ने उस शराब की दुकान वाले का बयान नहीं लिया जिससे शाम को उसने शराब खरीदी थी, और साहब पुलिस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो नशे में था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसे अच्छे बुरे का बिल्कुल पता नहीं लगा। इस तरह के बयान आप या सिमिलर तरह के बयान 99% केसेस में जहाँ बच्चियों के साथ नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म या हत्या की घटनाएं होती हैं, अपराधी का यही बयान और कोर्ट में यही दलील उनके वकील देते हैं। बहरहाल बयान उसका भी नोट किया गया और बयान सारे लोगों का नोट करके 13 दिन के भीतर ही चार्जशीट सबमिट कर दी गई और फिर उसका फैसला आज से सिर्फ 7 दिन पहले सारी पुलिस ने, सारे प्रोसिक्यूशन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में जो होता है, इन लोगों ने मिलकर इस केस की ऐसी पैरवी की, जो भी गवाह जिसको उपस्थित होना था वो समय से अदालत पहुंच जाता था। सब लोगों ने, इसीलिए बहुत ज़्यादा गवाह, ये पहले का ज़माना निकल गया कि एक घटना में 40 गवाह रखे जाते थे कि इससे कुछ छूट जाएगा तो ये बताएगा, इससे कुछ छूट जाएगा तो ये बताएगा, इससे कुछ छूट जाएगा तो ये बताएगा। कोई आवश्यकता वर्तमान में ऐसी विवेचनाओं में नहीं रह गई। CDR की डिटेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस, इन्हीं दोनों पर आप आरोप को साबित कर सकते हैं। इसीलिए बहुत कम समय लगा और आज से सिर्फ 7 दिन पहले, यानी आज है तारीख 5 अगस्त, 28 जुलाई को अदालत ने इसका फैसला सुना दिया। इस पूरे ट्रायल का 77 दिनों में इस घटना का ट्रायल हुआ और अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। शाम के वक्त जब ये फैसला सुनाया गया तो जज साहब ने कहा कि आरोपी ने बच्ची के साथ जो काम किया है वो कोई हैवान ही कर सकता है। इस आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मौत न हो जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराधों की श्रेणी में आने वाला अपराध है। बच्ची को इंसाफ दिलाने वाले वकील वरुण कौशिक, वो फपक फपक कर कोर्ट रूम में ही रोने लगे। ऐसा अखबारों में, अगले दिन के अखबारों में छपा हुआ है। उनकी, जैसे कहते हैं ना, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उन्होंने कोर्ट से निकलते ही कहा, यही मैंने जो कुछ भी मेहनत की है, आज का दिन उस बच्ची को श्रद्धांजलि का दिन है कि उसे हम न्याय दिला पाए। बहरहाल पीड़ित परिवार के घर वाले भी इस फैसले से बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि शायद देर सवेर उसे फांसी होगी, तब बच्ची की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। आज की घटना में एक राक्षस, एक हैवान, एक शैतान, एक नर पिशाच ने एक मासूम बच्ची 4 साल की, जिसे जाने कितने दिनों से दुनिया देखनी थी,
40-50 साल तक कम से कम उसे जीना था, लेकिन उसके साथ ऐसी बर्बरता की कि दैत्य और शैतान की भी रूहें कांप जाएं। 77 दिनों में ही अदालत ने उसे फांसी पर लटकाए जाने का हुक्म दिया। पर अभी वकीलों और अदालतों के रास्ते बहुत लंबे हैं। केस दर केस आप स्वयं जानते हैं कि लोअर कोर्ट या सेशंस कोर्ट से दी गई फांसी या इस तरह की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट, इसको फाइनलाइज होते होते महीनों, सालों, साल दर साल लग जाते हैं। निर्भया का केस इसका जीता जाता उदाहरण है। सब कुछ होने के बाद भी फांसी पर लटकाए जाने में 7 वर्ष का समय लग गया था, और पता नहीं कब इस जो ये रास्ता है वकीलों का और अदालतों का कब पूरा होगा और कब ये शैतान फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन आज मैं अपने किस्सा गोई परिवार वालों से ये कहूँगा कि जिस किसी भी दिन इसको फांसी की सज़ा होगी, जब कभी जल्लाद गर्दन में फांसी लगाकर लीवर खींचेगा, पैरों के नीचे का तख्ता गिर जाएगा और फिर जब इसे उतारा जाएगा, इसकी नब्ज, नाड़ी, सांस, आँख सब बंद होगी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मैं उस दिन एपिसोड जरूर करूँगा किस्सा गोई का, चाहे जितने वर्ष लग जाएं। और उस दिन मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों से अनुरोध भी करूँगा। मैं भी यहाँ अपने इस जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर जो भी आस पड़ोस में होगा उसको मिठाई खिलाऊँगा, खुद भी खाऊँगा और आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी मिठाई खिलाएं या खाएं। ये किसी की मौत का जश्न नहीं होगा। अभी टिप्पणी करने वाले करेंगे कि साहब ये तो किसी की मौत का जश्न, बिल्कुल नहीं है। किसी की मौत का ये कतई जश्न नहीं होगा। ये उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए मुँह मीठा करके और पूरा किस्सा गोई परिवार उस बच्ची की तड़पती आत्मा के शांति की प्रार्थना करे। अभी एक घटना, एक फैसला और हुआ है जिसका जिक्र मैंने बदायूं की एक घटना थी जिसमें 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। उसमें भी आज से 7-8 दिन पहले बदायूं के हमारे जो सुधी श्रोता हैं, अगर सुन रहे हो तो उसकी जो अखबार में डिटेल निकली है उसको हमें मेल कर दें। मैं अगले किसी एपिसोड में उसे भी बताऊंगा। बहुत ही दर्दनाक किस्सा था, वो किस्सा मैंने बयान किया था। उसमें भी जज साहब ने फांसी की सज़ा दी है। बहरहाल तो उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए ये ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा जिस दिन उसको फांसी होगी। इन सब के पीछे पुलिस की विवेचना को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ, बारंबार सल्यूट करता हूँ। विवेचक का हृदय से सम्मान करता हूँ और जो भी अधिकारी इस विवेचना को सुपरवाइज कर रहे थे उन्हें बधाई देता हूँ। देखिए, विवेचना बहुत छोटी, तथ्यपरक, सारे फॉरेंसिक एविडेंस और डायरेक्ट गवाहों, कम संख्या के डायरेक्ट गवाहों के कारण ही ऐसी विवेचना की गई जिसके कारण ये सक्सेसफुल ट्रायल में कंक्लूड हुई। बहुत छोटी छोटी बातों के, नाखून में स्किन के ट्रेसेस, पीड़िता और मुलजिम दोनों के, कपड़ों में ब्लड स्टेन्स, बच्ची के कपड़े जो वहाँ फाड़े गए थे, फटे हुए थे, उतारे गए थे, उनमें अभियुक्त के बाल, अभियुक्त के कपड़ों में बच्ची के सिर के बाल, बच्ची का खून फर्श पर, तकिया पर, गद्दी पर, गद्दे पर, ये सब साबित करता है कि बच्ची के साथ ये दुर्घटना या ये हैवानियत इसी कमरे में की गई है। सारे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एफएसएल से उसकी रिपोर्ट मंगाना बहुत ही कठिन काम है, मैं जानता हूँ।
कितने रिमाइंडर देने पड़ते हैं, कितनी बार बात करनी पड़ती है। उधर से यही जवाब आता है कि साहब हम अपने प्रायोरिटी में हमारे पास 500 सैंपल्स हैं, हम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। लेकिन सैल्यूट पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने डे टू डे बेसिस पर इसको परसू किया। हर दिन एक सब इंस्पेक्टर ज़िले से जाकर गाज़ियाबाद की फॉरेंसिक लैब में खड़ा होता था। अब कहाँ तक पहुँची, अब कहाँ तक पहुँची, अब कब जांच होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट अगर आ गया हो तो सील बंद लिफाफे में उसे दे दिया जाए ताकि हम विवेचना पूरी कर सकें। हालांकि ऐसा सभी विवेचनाओं में करना चाहिए, लेकिन लापरवाही विवेचक के स्तर से हो ही जाती है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि इंस्पेक्टर समेत सभी पुलिस वाले मौके पर बच्ची के साथ हुई हैवानियत को देखकर गमगीन हुए थे और मां के करुण क्रंदन के साथ उनकी भी आंखें नम हुई थी। कुछ पुलिसकर्मियों की अपनी बच्चियां भी इसी एज ग्रुप की थीं। वो तो जैसे निःशब्द हो गए थे उस बच्ची का शव देखकर, और माँ के सामने सब ने ये कहा था उससे कि आप बिल्कुल मत रोइए, हम इसे फांसी की सज़ा दिलाकर ही शांत बैठेंगे। और वाकई सभी पुलिस वालों ने दिन रात एक करके इसको सज़ा दिलवाई, यानी सज़ा करा दी अदालत से और होगी। ऐसे वैसे जो इस तरह के व्यक्ति हैं बाल यौन शोषण में जिन्हें मज़ा आता है, इनको पीडोफिलिक कहा जाता है। इनका जो टर्म है वो पीडोफिलिक है और इन्हें 13 साल से कम के बच्चों में यौन आकर्षण दिखाई देता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट है वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM, इसके 5वें संस्करण में जो अनुमानित संख्या देश में पीडोफिलिक रोग से पीड़ित लोगों की है वो 70 लाख है। 70 लाख लोग इस मानसिक रोग से पीड़ित हैं जिन्हें बच्चों में यौन आकर्षण दिखाई देता है। ये दो श्रेणी के हैं, एक 16 साल से कम जिन्हें अपने से 5-7 साल छोटे बच्चे या बच्चियों में यौन आकर्षण दिखाई देता है, और एक 35-40 साल का एज ग्रुप जिसमें इस तरह की जो बातें हैं कह लें, या इस तरह की जो बीमारी है उसका जो एटीट्यूड है ऐसे मानसिक रोगी का, वो उनमें दिखाई देता है। पीडोफिलिया का अभी तक कोई महत्वपूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन पीडोफिलिक रोग का जिक्र अब धीरे धीरे कानून की किताबों में भी आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नाबालिग से रेप का जब मामला पहुंचा तो जजमेंट में उसकी ज़मानत खारिज करते हुए जज साहब ने इसी शब्द पीडोफिलिया या पीडोफिलिक का जिक्र किया है। एक चीज़ और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पुस्तक में ये भी दी हुई है कि सामान्य रूप से शुरुआती दिनों से पोर्नोग्राफिक देखने वाले लोग इसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वाले, उसके कुछ लक्षण भी इस नए एडिशन में 5वें संस्करण में दिए गए हैं। उसमें ये भी दिया है कि ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा पीडोफिलिक व्यक्ति बच्चे या बच्ची के साथ यौनाचार ही करे। वो उन्हें देखने में, उन्हें छूने में या अपने शरीर को उनसे टच कराने में आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे लक्षण इस संस्करण के इस पुस्तक में दिए हुए हैं। और आगे जो लक्षण उन्होंने बताए हैं कि कम से कम 6 महीने तक सामान्य बच्चे के साथ यौन क्रिया करना या यौन क्रिया की तीव्र कल्पनाएं करना उसे पीडोफिलिया रोग से ग्रसित कर देती है।
किसी बच्चे के यौन शोषण के बाद एक पीडोफिलिक व्यक्ति को भीतर से भय या अपराध बोध का अनुभव होता है। शायद यही वो लक्षण है जिसके कारण 5-6 साल 8 साल तक की बच्चियों के साथ जब भी रेप हुआ है, बच्चियों की हत्या कर दी गई है। 90 से ज़्यादा फीसदी केसेस में बच्चियों की हत्या हुई है। पहली श्रेणी मैंने बताया कि 16 साल से कम बच्चों की जो पीडोफिलिक होते हैं, और दूसरी वो 18 साल से अधिक और 35 और 40 के बीच इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी पीडोफिलिक रोग से ग्रसित इस उम्र के लोगों में इस तरह का यौन शोषण करने की बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, उनका विकार है ये। और ऐसे लोग निश्चित रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लती होते हैं। पीडोफिलिक जो बीमारी है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति है, वो सामान्य रूप से बच्चों को ही अपना शिकार बनाते हैं, और वो इतने क्रूर हो जाते हैं कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते हैं। इतने मदहोश हो जाते हैं कि बच्चों के प्रताड़ित करने के क्रूर तरीके भी अपनाते हैं, जिनमें उनके साथ यौन संबंध बनाना, उन्हें काटना, उन्हें जलाना, शरीर पर घाव करना। इस तरह के तीव्र मनोरोगियों को या इस तरह के तीव्र पीडोफिलिक लोगों को के अंदर ये भावना बनी रहती है। तमाम विदेशी संस्थाएं पीडोफिलिया पे बहुत काम, आप नेट पर जाइए, ढूंढिए, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की अनुरोध पर तमाम देशों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की साइट्स ब्लॉक कराई हैं। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है, महासमुद्र है, उसमें तमाम तरीके, अलग अलग तरीके निकल ही आते हैं, जिससे लोग जो उनका डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर लेते हैं, साइट ढूंढ लेते हैं और जाकर देखते हैं। एक बात और, कि इस पूरी घटना में अपराधी का भाई भी कसूरवार है। जो चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आई, उसमें एक बात ये भी आई कि अपराधी ने अपनी सगी भतीजी को एक दिन स्कूल से एक झूठा बहाना बनाकर, उसकी 9 साल उम्र थी, झूठा बहाना बनाकर स्कूल से ले आया, और स्कूल के एक पियोन चपरासी को कुछ शंका हुई जिस तरह से उस बच्ची को वो ले जा रहा था। उसने भीतर जाकर पूछा कि इसने क्या बताया है। उनका इसकी माँ की तबीयत, बच्ची की खराब होना बताकर ले जा रहा है। उस चपरासी ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर उस बच्ची को लेकर वो खेत में चला गया। उसने टीचर को बताया कि साहब देखिए, घर नहीं गया है ये, मुझे शंका हो रही थी, ये खेत में गया है। वहाँ बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए। जब तक वो पियोन और टीचर्स वहाँ पहुँचे, वो उसके साथ दुराचार कर रहा था। गांव ने इकट्ठा होकर उसे पकड़ लिया। बच्ची के पिता भी आए। लोगों ने कहा पुलिस को सूचना जरूर दीजिए। वो सबके हाथ पैर जोड़ने लगे, साहब बच्ची है, इसकी शादी नहीं होगी। और उसी दिन इसका सगा भाई, अपराधी का सगा भाई, उसने दूसरी जगह मकान लेकर वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। यहीं पर वो कसूर किया, भाई ने एक अक्षम्य अपराध किया कि उसे, अगर उसने पुलिस को सूचना दी होती तो शायद इस बच्ची की जान बच जाती। इसीलिए मैं किस्सा कोई परिवार से कहता हूँ कि बच्चियों के साथ यौन हिंसा कभी भी न छिपाना चाहिए, न क्षमा करना चाहिए, चाहे वो घर का ही आदमी क्यों हो, कोई सदस्य हो। अगर बच्ची के साथ यौन हिंसा हुई है, कतई मत छिपाइए, वरना ऐसी घटनाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।